रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, ऊर्जा संसाधन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए नोट्स प्रिपेयर करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा ही ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जितने एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में जो है बन सकते हैं उससे सारे क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे, चाहे वो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के नोट्स जरूर तैयार करें एमपीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य उन साधनों से है जिनसे शक्ति प्राप्त होती है तथा जिनका उपयोग कल कारखानों को चलाने, यातायात के साधनों, कृषि तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से? तो जो ऊर्जा संसाधन है उनको नवीनीकरणीय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये दोनों चीज़ें जो है आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि ऊर्जा जो होती है उसे दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है कि एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है जिसे कि जो है नवीकरणीय मतलब फिर से उसे बनाया जा सकता है या फिर उसको फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि अनवीकरणीय, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होती है, यानी कि उसे दोबारा से एक बार यदि वह ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है, या फिर यदि बनती भी हो तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि वे समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, या फिर जल से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, या फिर वायु से जो वायु चलती है उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, या ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे रिलेटेड यदि कोई ऊर्जा प्राप्त की जाती है, या भूतापी, भू के तापन से यदि जो पृथ्वी के नीचे से कोई ऊर्जा, गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह ऊर्जा, या फिर तरंग ऊर्जा, ठीक है, या फिर बायोमास ऊर्जा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से यदि कोई ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसे क्या है, उसे वो क्योंकि ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य को आप जानते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह से पानी जो है वो भी समुद्रों में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो वो भी ख़त्म होने के ना के बराबर चांस। ठीक है, और वायु वो जो कि हमेशा चलती ही रहती है, या फिर ज्वार जो है वो समुद्र में आते रहते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं जिनसे ऊर्जा रेगुलर बेसिस पे मिल सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगला जो है, इसलिए इन्हें जो नवीकरणीय ऊर्जा है इन्हें क्या कहा जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परंपरागत स्रोत जैसे कि जो रेगुलर यूज में अभी लिए जाते हैं, जैसे कि कोयला वगैरह जो है वो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सदियों से जो है कारखानों में या किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो पेट्रोल वगैरह का जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, बनी हुई प्रकृति में पहले से बनी हुई, उन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। लेकिन आजकल देखा जाने लगा है कि जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज़्यादा किया जाने लगा है। ठीक है, हर जगह सौर ऊर्जा से देखा जा रहा है कि सोलर पैनल के थ्रू सौर ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, या फिर वायु से वायु ऊर्जा प्राप्त की जा रही है पवन चक्कियाँ लगा के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं, जिन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा से कौन से हैं? तो ये वे स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, जो कि एक बार यदि समाप्त हो गए तो उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और यदि ये बनते भी हैं, इन्हें प्राप्त किया भी जा सकता तो इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, लाखों करोड़ों वर्ष जो है इसको जो प्राप्त होने में लग जाते हैं। जैसे कि जो आज आप देख रहे हैं कि कोयला वगैरह हम निकालते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में, या फिर पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें हो, या फिर नेचुरल गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो क्या है ये कैसे बनी है, तो इसमें जो बनने की प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है इन सभी चीज़ों को बनने में। क्योंकि जो आपने सुना होगा कि जब पृथ्वी पर डायनासोर वगैरह हुआ करते थे और जब एक उल्का पिंड गिरा तो उसमें क्या हुआ, सारे डायनासोर जो है मर गए और काफ़ी ज़्यादा भूकंप आया, जो सब ये सभी चीज़ें आई, तो वो सारी चीज़ें डायनासोर वगैरह या उस समय पे पेड़ पौधे वगैरह वो सारी चीज़ें जो कि धरती में धंस गई थी,
तो वही धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है प्रोसेस होकर के ये पेट्रोल, डीजल या कोयला में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब चूंकि ये बार बार तो होता नहीं है, काफ़ी लंबे समय की प्रक्रिया है, तो ये काफ़ी लंबे समय ही, इसलिए जो है एडवाइस यही किया जाता है कि आप जो है नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा स्रोतों को उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर, कि हम जो उपयोग करते हैं ऊर्जा स्रोतों को उसके कितने कितने जो भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में। पहला है वाणिज्यिक ऊर्जा, कौन सी? कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वाणिज्यिक कार्य जैसे कि हम देखेंगे कि जो कोई भी कारखाने वगैरह होते हैं ज़्यादातर जैसे चलते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन को ही ले लीजिए, या फिर कोई कारखाने में कोई सामान बन रहा है, या फिर बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोयले का यूज किया जाता है, या फिर जो है पेट्रोलियम पदार्थों का यूज जो है वाहनों में वगैरह में। ठीक है, ज़्यादातर ये सभी चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, तो ये वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूज में जिसका लिया जाता है यूज। ठीक है, और इनका देश के आर्थिक विकास में सूचक है, यानी कि इनका देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग करके जो है बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कल कारखानों में यदि 5% नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ये जो कोयले वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों का यूज जो है 95% तक किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आर्थिक विकास के जो है बहुत बड़े सूचक हैं। ठीक है, और यह सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह ये बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, और तथा इसका उपयोग ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि गैस वगैरह का ज़्यादा जो है, गैस चूल्हा में गैस वगैरह यूज की जाती है, या फिर जो है होटलों वगैरह में जो, ठीक है, या फिर कोई उद्योग घराने हैं वहाँ पे जो है कोयले वगैरह का यूज में लिया जाता है। ऐसे ही गांवों में भी जो है कोयले वगैरह का यूज में लिया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में कॉमर्शियल ऊर्जा या फिर एनर्जी का जो है यूज में लिया जाता है। और अवाणिज्यिक ऊर्जा कौन सी है? नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। यह ऊर्जा घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। जलाऊ लकड़ी, गोबर, चारकोल, कृषि अवशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, पशु तथा मानव मलमूत्र आदि इसके स्रोत हैं। यानी कि जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग होती है जो भी ऊर्जा, तो वो क्या है? अवाणिज्यिक ऊर्जा। जैसे गांवों में आप देखेंगे कि लकड़ियों में ज़्यादातर लकड़ियों का यूज चूल्हे में लगा के खाना पकाने के लिए किया जाता है, या फिर कृषि अपशिष्ट का यूज भी किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं सूख जाते हैं, तो उनका भी यूज किया जाता है खाना वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो या फिर मानव मलमूत्र है, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो ये किस में आते हैं? तो ये नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में आते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग देश के जीवन स्तर का सूचक है। यानी कि यदि इन चीज़ों का ज़्यादा यूज हो रहा है, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का, जैसे जलाऊ लकड़ी, ये सभी चीज़ें, अपशिष्ट वगैरह का, यदि इन चीज़ों का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये देश के जीवन स्तर के सूचक हैं। यानी कि देश का जीवन स्तर किस प्रकार का है, इससे ये पता चलता है। क्योंकि यदि ये चीज़ें ज़्यादा यूज में ली जाएंगी, चाहे गाँवों में हो या फिर शहरों में, तो इससे ये पता चलेगा कि ये यहाँ के लोग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं। इनमें जो है जो एडवांस जो है संसाधन है ऊर्जा के, वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि उस देश का जीवन स्तर किस लेवल का है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन स्तर जो है नीचा प्रदर्शित होगा। ठीक है, और ये संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा इनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इन संसाधनों का जो है ऊर्जा संसाधनों का, ठीक है, ज़्यादा उपयोग देखने में मिलता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर जिले के तत्कालीन राजा माधवराज सिंधिया के प्रयास से सांक नदी पर निर्मित तिघरा बांध से वर्ष 1905 में 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन से किया जाता था। यानी कि जब मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कैसे किया गया था,
तो ये माधवराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में स्टीम टरबाइन यानी कि जो भाप से ऊर्जा क्रिएट की जाती है, ठीक है, उसके थ्रू जो है 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन से जो है ऊर्जा क्या किया गया था, जनरेट की गई थी। कहाँ पर? तो ग्वालियर में। आप ध्यान रखिएगा। तो 1905 में। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार किस राजा ने या फिर किस जगह पर ऊर्जा जो है का उत्पादन किया गया था, ठीक है। तो कहाँ? ग्वालियर में, और माधवराव सिंधिया के द्वारा, और किसके थ्रू? तो स्टीम टरबाइन से ऊर्जा प्रदान की गई थी 240 किलोवाट के हिसाब से, और 1905 में। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन वर्ष 1956 के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 81 मेगावाट थी। यानी कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी कि जब मध्य प्रदेश 1956 में गठित किया गया, ठीक है, तो उस समय जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1956 में 81 मेगावाट थी उत्पादन क्षमता उस समय मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, 2 प्रकार से ऊर्जा को डिवाइड किया जा सकता है। एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, और एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसे अपरंपरागत। तो सबसे पहले देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नहीं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कि दोबारा से जो है उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? कोयले की होती है। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का सबसे मेन स्रोत है, जिसका सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ऊर्जा की जननी के नाम से पहचाने जाने वाला कोयला देश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, और प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में कितना 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार मौजूद है। यहाँ कोयला गोंडवाना कोयला क्षेत्र की 2 वृत्ताकार पेटियों के भाग के रूप में कहाँ कहाँ? शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, नरसिंहपुर आदि जिलों में पाया जाता है। और शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर जो है कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़े विशाल एरिया में जो है सोहागपुर में कोयला पाया जाता है, ठीक है। और वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को मध्य भारत कोयला क्षेत्र तथा सतपुड़ा क्षेत्र में विभक्त किया गया है। यानी कि जो सतपुड़ा क्षेत्र है, शहडोल का क्षेत्र है, जो शहडोल जिला है अपना और संभाग भी है, तो इसका जो सोहागपुर क्षेत्र है वो कोयले का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े एरिया में जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मोटा यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा मोटी परत कहाँ पाई जाती है कोयले की, तो वो कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की सिंगरौली ज़िले में पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मोटी लेयर में कोयला यहाँ सिंगरौली में देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है कोयला के क्षेत्रों को मध्य भारत के कोयला क्षेत्र तथा सतपुड़ा क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र पहला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो है कोयले के भंडारण की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रथम पायदान पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ भंडारित हैं भंडार हैं कोयले के। और इस क्षेत्र में कोयले की खानें भूतपूर्व विंध्य प्रदेश की सोन नदी के बेसिन में स्थित हैं, जो शहडोल, सीधी, सिंगरौली तथा उमरिया जिलों में विस्तारित हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 क्षेत्र आते हैं, यानी मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत भी 5 क्षेत्र आते हैं जहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो वो देखते हैं एक एक। पहला है उमरिया क्षेत्र, लगभग 15.5 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है और यह सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इसमें कोयले की 6 परतें पाई जाती हैं जो 1.5 मीटर से लगभग 2.5 मीटर के बीच हैं। और जो है अगला है कोरार क्षेत्र, जो कि उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस कोयला क्षेत्र में 1.2 से 2.4 मीटर मोटी 4 परतें मिलती हैं, ठीक है। अगला है जोहिला नदी क्षेत्र, जहाँ पर बिरसिंहपुर के पास 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस क्षेत्र में कुल 6 मीटर मोटी परतें हैं और यहाँ उत्खनन कार्य चल रहा है अभी, ठीक है। सोहागपुर क्षेत्र जो कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो शहडोल जिले में स्थित है।
और 4142 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपने देखा कि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है कोयले से भरा हुआ, जो कि सोहागपुर का है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में 406 करोड़ टन अच्छी किस्म के कोयले के संचित भंडार हैं और निकट में ही रेल लाइन होने से अत्यधिक सरलता से कोयले का परिवहन होता है। ठीक है। और अगला है सिंगरौली क्षेत्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यह कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली को कहा जाता है। तो यह सिंगरौली जिले से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश तक 2330 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ 1.5 मीटर से 2 मीटर मोटाई की कई तह मिलती हैं, जिनमें उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है, जिन पर आधारित 4 सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हैं। ठीक है, यानी कि इससे जो कोयले से जो है कई सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं सिंगरौली में, जिससे इस कोयले की सप्लाई से वहाँ पर ऊर्जा जो है उत्पादन की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं सतपुड़ा प्रदेश जो क्षेत्र है, यानी कि सतपुड़ा में जो कोयला क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। तो इससे इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो सतपुड़ा के उत्तरी तथा दक्षिणी ढलानों पर नर्मदा, कान्हन तथा पेंच नदियों की घाटी में स्थित है। ये निम्न है। पहला है मोहपानी क्षेत्र। यहाँ कुल 5.4 मीटर मोटी कोयले की 4 परतें पाई जाती हैं और कोयला साधारण प्रकार का होने के बावजूद परिवहन की उत्तम व्यवस्था होने के कारण यहाँ उत्खनन लाभप्रद है, यानी कि काफ़ी लाभ होता है यहाँ से कोयला उत्पादित होने पर, क्योंकि जो है परिवहन की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है, जिससे कोयले का जो है परिवहन किया जाता है इजली। और अगला है शाहपुर तवा क्षेत्र। बैतूल और होशंगाबाद के बीच तवा नदी घाटी में स्थित इस क्षेत्र में 5.9 मीटर मोटी 3 परतें पाई जाती हैं तथा तवा कोयला क्षेत्र में ही सारणी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ठीक है। अगला है कान्य घाटी क्षेत्र। निम्न श्रेणी का कोयला वाला यह क्षेत्र 3 से 5 मीटर परत से युक्त है, यानी कि इसमें अच्छी श्रेणी का कोयला जो है अच्छी क्वालिटी वाला नहीं मिलता है। ठीक है। और अगला है पेंच घाटी क्षेत्र। 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में कोयले की 1.5 से जो है 1.5 से 1.6 मीटर मोटी परतें प्राप्त हुई हैं और कोयला प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में 80% से भी अधिक का योगदान देता है। लेकिन प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों तक यातायात की उत्तम सुविधा का अभाव, आधुनिक तकनीकों व मशीनों का अभाव, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों व कुशल श्रमिकों का अभाव आदि अनेक समस्याएं कोयले के उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। अतः यदि राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है तो उक्त समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि जो कोयले के परिवहन में कई प्रकार की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं, या फिर कोयले के उत्पादन में जैसे कि यातायात की उत्तम सुविधा नहीं होने के कारण जो है परिवहन जो है काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, कोयला के ढुलाई में, और जो है आधुनिक तकनीकों का अभाव है कोयला निकालने में। ठीक है, और मशीनों का अभाव है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर कुशल श्रमिक जो कि इनका चीज़ों का अच्छी तरह से उत्पादन कर सके, निकाल सके इन सभी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों की कमी होने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं राज्य की जो है ऊर्जा क्षमता जो है प्रभावित होती है। यदि ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है तो इन समस्याओं को हमें जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, इनका समाधान ढूंढना होगा। ठीक है, और टेक्निक वगैरह को, अच्छी तकनीकें जो है, आधुनिक तकनीकें जो हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है कोयले को निकालने के लिए या फिर उसके परिवहन के लिए तकनीकी जो है परिवहन को विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ताप विद्युत। कोयला तो एक ठीक है पॉइंट है ही। अब देखते हैं ताप विद्युत, जो कि थर्मल पावर है, जिसमें बिजली बनाई जाती है। और किसका यूज करके बनाई जाती है ताप विद्युत जो है, तो ये कोयले का ही यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, ताप विद्युत ग्रहों में कोयला का प्रयोग किया जाता है और प्रदेश में कोयले के भंडार होने के कारण तापी शक्ति का भी उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख तापी विद्युत केंद्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, यानी कि जो भी ताप विद्युत केंद्र हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से, तो उनका विवरण ये आप इस मैप में देख सकते हैं कौन कौन सा है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, और फिर बीना ताप विद्युत केंद्र है। जबलपुर में भी जो है एक ताप विद्युत केंद्र, या फिर बिरसिंहपुर है, अमरकंटक में है, और विंध्याचल। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र, कई प्रकार के ताप विद्युत केंद्र हैं। ठीक है, कई अलग अलग जगहों पर
क्योंकि इतने भरपूर मात्रा में कोयला होने के कारण भी यहाँ पर जो है कई ताप विद्युत केंद्र लगाए गए हैं ऊर्जा के लिए। अब देखते हैं श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है खंडवा जिले के डोगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, जिसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट थी। ठीक है, इसको जो प्रारंभिक उत्पादन क्षमता कितनी थी, 1200 मेगावाट थी। और सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो खंडवा जिले में। तो ये मेंस की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी ये कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में एमपीपीएससी कि सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो खंडवा जिले में है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, जो इसका अगला पॉइंट क्या है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र से रिलेटेड। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में से भी आपसे या 5 नंबर के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है। 3 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1320 मेगावाट की 2 यूनिटों का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के पास। और वर्तमान में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन लागत क्षमता जो है 2520 मेगावाट हो गई है। कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा व सुक्ता नदी से की जाती है। किसमें, जो ये सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है उसमें। ठीक है, इसके बाद है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। वर्ष 1965 में स्थापित अनूपपुर जिले के अमरकंटक में जो है चचाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। और कोयले की आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति चचाई जो में निर्मित बांध से की जाती है। यानी सोहागपुर कोयला क्षेत्र से जो है कोयले का व्यवस्था की जाती है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के लिए। और जल की आपूर्ति किससे की जाती है, तो चचाई में जो निर्मित बांध है उससे। ठीक है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 210 मेगावाट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोनों ही राज्य जो संयुक्त रूप से इस परियोजना में शामिल हैं। ठीक है, दोनों ही राज्यों में ये बटी हुई है परियोजना। ठीक है, कुछ भाग उसमें राजस्थान में आता है इसका और कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान में की गई। ठीक है, और कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से की जाती है एवं नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर तथा जल की आपूर्ति तथा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभिक उत्पादन क्षमता इसकी कितनी थी, तो 312 मेगावाट थी, जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1330 मेगावाट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली जिले के बेढ़न नामक स्थान पर 2 चरणों में पूर्ण की गई। और इस कोयले की जो आपूर्ति है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही की खदानों तथा जल की आपूर्ति रिहंद नदी पर स्थित रिहंद बांध से की जाती है। ठीक है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से, निगाही की खदानों या फिर मुरवा है वहाँ पे इलाका, वहाँ से की जाती है कोयले की आपूर्ति। और यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो एनटीपीसी है द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, यानी एनटीपीसी यहाँ पर है, जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है, जो कि देश ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है, इससे 5 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं दमन दीव को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस ताप विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश को 30% विद्युत की प्राप्ति होती है। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। अगला क्या है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। और कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति जोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। और प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट थी, जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1340 मेगावाट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है।
तो अगला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना, यानी कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी स्थापना 1953 में बुरहानपुर नेपानगर में अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति करने हेतु के इसका जो है क्या किया गया था, स्थापना की गई थी चांदनी ताप विद्युत केंद्र की। तो 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी बनता है कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। ठीक है, बुरहानपुर नेपानगर में जो कागजी जो है कागज़ बनता है, अखबारी कागज़, उसमें विद्युत आपूर्ति करने के लिए। और कोयले की आपूर्ति इसमें कहाँ से होती है, तो पाथर खेड़ी कोयला क्षेत्र से एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा जल की आपूर्ति इसमें सुक्ता नदी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर जो है 177 मेगावाट कर दिया गया है। अब जो है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र के लिए देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में जबलपुर जिले में की गई और कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास के कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। और यह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है और इसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेंच ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में छिंदवाड़ा जिले में की गई और कोयले की आपूर्ति पेंच घाटी कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति पेंच नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। किसको, ताप विद्युत के जो पेंच ताप विद्युत केंद्र है उसको। इसके बाद इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 1320 मेगावाट है, जिससे वर्तमान में 420 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि कहाँ है, सिंगरौली जिले में ही है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के शासन गांव में रिलायंस पावर की सहायता से अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है। और शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है, जिसके लिए भारत सरकार ने मोहर अमलोरी छत्रसाल कोयला खदानों का आवंटन किया है, जिससे जो है इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है। और इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता कितनी, 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट कर दिया गया है। अब देखते हैं जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर। जल विद्युत शक्ति वह शक्ति है जिसे जल द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ना धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण होता है, इसलिए इसे श्वेत कोयला कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जिन स्थानों पर जल ऊंचाई से गिरता है वहां जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। और प्रदेश का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है चंबल घाटी बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं निम्नलिखित हैं, यानी कि जल विद्युत से जो जल से जो प्राप्त होने वाली विद्युत है या फिर ऊर्जा प्राप्त की जाती है जल के माध्यम से, वो कहाँ कहाँ है प्रमुख रूप से उसे देख लेते हैं। तो इस मैप में देखते हैं कि जल विद्युत कहाँ कहाँ पर इसके जो है वो है लगे हुए हैं जल विद्युत केंद्र। तो मड़ी खेड़ा में है, गांधी सागर में है, ओंकारेश्वर में है, इंदिरा सागर में है, और कहाँ है ये सरदार सरोवर डैम है जो कि ठीक है राजस्थान में भी आता है। और कहाँ, गुजरात का भी संयुक्त परियोजना है, गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना क्या, सरदार सरोवर वाला। और यहाँ पर ये है पेंच, ठीक है, यहाँ पर ये पेंच है। और यहाँ पे ये बरगी जो कि जबलपुर के पास है, बिरसिंहपुर पाली शहडोल के पास है, ये बाढ़ सागर है, फिर ये शहडोल के पास ये है। और यहाँ पे बिरसिंहपुर पाली है, माड़ी खेड़ा है, गांधी सागर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा ये सरदार सरोवर वाला जो डैम है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ सरदार सरोवर जो है ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और जो है किसकी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान की जो है संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। ये सरदार सरोवर जो डैम है जो कि
भारत का जो है बहुत ही बड़ा डैम है, ठीक है। और इसकी जो संयुक्त परियोजना ये किन किन राज्यों में ये शामिल है, सरदार सरोवर डैम, तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि जो मेन सेंटर है और गुजरात में ही है। इसका सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, आपने देखा होगा, मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे इसका उद्घाटन भी किया था, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, ठीक है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में 1960 में निर्मित गांधी सागर बांध पर 93 मीटर लंबा गांधी सागर विद्युत केंद्र है, ठीक है। और अगला है पॉइंट, मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों इस केंद्र से 50-50% अनुपात में जो है विद्युत प्राप्त करते हैं और इससे 60% भारांश की कम से कम 80,000 किलोवाट बिजली प्राप्त होने लगी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। यह केंद्र गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर राजस्थान में धुलिया के पास रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है कितनी है, तो इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है और इसकी विद्युत उत्पादन 4 इकाइयों में प्रति इकाई 43,000 किलोवाट है और इस केंद्र से उत्पादित 86 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश को भी मिलती है, ठीक है। और अगला है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। यहाँ विद्युत उत्पादन के लिए 3 संयंत्र लगाए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है, 33,000 किलोवाट है, ठीक है। और यह केंद्र राणा प्रताप सागर बांध से 32 किलोमीटर आगे है और इस केंद्र की उत्पादन क्षमता जो है 99 मेगावाट है तथा विद्युत उत्पादन का 49.5 मेगावाट मध्य प्रदेश को भी मिलता है। इसके बाद है पेंच जल विद्युत केंद्र। सिवनी व छिंदवाड़ा जिलों में चल रहा यह केंद्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 160 मेगावाट है और इसमें से जो है मध्य प्रदेश को 97% भाग मिलता है तथा शेष महाराष्ट्र को मिलता है, ठीक है। अब अगला है मध्य प्रदेश जल विद्युत केंद्र, महेश्वर जल विद्युत केंद्र, जो कि खरगोन जिले में स्थापित है और महेश्वर में वर्ष 1994 में स्थापित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 400 मेगावाट है महेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता, ठीक है। और ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है यह केंद्र नर्मदा नदी पर है और खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर स्थित है और इस केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 250 मेगावाट है। और बरगी जल विद्युत केंद्र या फिर अवंतीबाई सागर परियोजना, जो कि जबलपुर जिले के बिजौरा गांव के पास स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है, ठीक है ना। और इससे विद्युत गृह की 2 इकाइयाँ स्थापित कर विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया जा चुका है। अब देखते हैं अगला, बाढ़ सागर जल विद्युत केंद्र। बाढ़ सागर जल विद्युत केंद्र जो है ये कहाँ है, तो वर्ष 1994-95 से उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 250 मेगावाट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाढ़ सागर विद्युत केंद्र जो है कई बार पूछा जा चुका है कि ये किन किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी संयुक्त परियोजना जो है कहाँ है, किस नाम से जानी जाती है, तो बाढ़ सागर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है आप देखते हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जल विद्युत का महत्व क्या है, यानी मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास जो है उसमें जल विद्युत कितना महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है सस्ता साधन है ये। जल से पैदा की हुई विद्युत की प्रति इकाई लागत बहुत ही कम आती है, जो विद्युत पैदा करने के अन्य साधनों में सबसे कम होती है, ठीक है। और इनके अतिरिक्त जल विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में व्यय अन्य साधनों की तुलना में कम ही आता है, ठीक है। और इसके बाद असीमित मात्रा में है ये जल, जैसे कि मान लो जल जो है आप यदि ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो समुद्रों में इतना पानी है जिसे यदि फ़िल्टर किया जाए, ठीक है, तो असीमित मात्रा में पानी है जो कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जल विद्युत वर्षा के पानी पर निर्भर है, इस चीज़ के कम होने की कोई आशंका नहीं है, यानी कि बारिश तो आप देखेंगे कि हमेशा ही होती रहती है, जबकि कोयला, तेल, डीजल आदि सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, यानी कि ये ख़त्म हो गए तो ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद ही फिर से तैयार होंगे, लेकिन बारिश तो हर साल होती ही रहती है जो किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कोयला वगैरह किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जल विद्युत से यदि विद्युत
प्राप्त की जा रही है। तो जल चूँकि बारिश से भी पानी वगैरह आता रहता है, ठीक है, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद बहुउद्देशीय यानी कि जल विद्युत योजनाएं बहुउद्देशीय होती हैं। इनसे विद्युत ही नहीं मिलती है बल्कि बाढ़ भी रोकी जा सकती है, सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है, आंतरिक जल परिवहन के रूप में भी काम किया जा सकता है, मछली उद्योग आदि का भी विकास किया जा सकता है और औद्योगिकरण में सहायक जल विद्युत देने से उद्योगों का विकास किया जा सकता है। देश में विद्युतीकरण, यह विद्युत सस्ती पड़ती है अतः इसका विस्तार कर सभी गांवों को विद्युत देने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे गांवों का विकास होता है और रहन सहन का स्तर जो है ऊपर उठता है और गांवों में कुटीर उद्योगों को विकसित होने का अवसर इससे मिलता है और खेती को भी विद्युत शक्ति की सहायता से और अधिक अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। और हानिकारक ना होना, जल विद्युत से स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती, जबकि कोयला जलने में धुआं देता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, यानी जल विद्युत यदि उत्पादित की जा रही है तो इससे कोई हानि भी नहीं होती है, ठीक है। गैस आधारित विद्युत के बारे में, गैस आधारित विद्युत, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना जो है वर्ष 1992 में भांडेर ग्वालियर में की गई है, किंतु इस परियोजना का प्रभावी जो क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन जो है कार्य जो है वर्ष 1994 में एस्सार कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तो 342 मेगावाट है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या आगे है, जिसके लिए गैस आपूर्ति जो है हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो है की जाती है, ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल में की गई है। और इसके बाद जो है अगला पॉइंट, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट उत्पादन क्षमता जो है गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है, यानी कि गुना में भी स्थापना की जा रही है और इस प्रकार से गैस विद्युत भी मध्य प्रदेश में जो है उत्पादन देखने को मिलता है। इसके बाद अब चलते हैं परमाणु ऊर्जा की ओर। तो परमाणु ऊर्जा जो है मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है मंडला जिले के चुटका गाँव में निर्माणाधीन है और जिसकी जो है लागत क्षमता की जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है तो 1400 मेगावाट है। और प्रदेश का द्वितीय जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है 2800 मेगावाट होगी जब ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं कि आगे क्या है। अगला पॉइंट है गेल इंडिया द्वारा जो है गेल इंडिया द्वारा लिमिटेड द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट उत्पादन क्षमता जो है गैस, ये पॉइंट इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स, ये वाला जो है ऊपर का कॉपी हो गया है। इसके बाद अब देखते हैं कि जो अगला पॉइंट है गैस जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अभी तक हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत के देखे, अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश गैर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दृष्टि से अग्रणी राज्य है और प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जिसका पहला पॉइंट है, निगम द्वारा मध्य प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एवं बायोमास आदि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अगला पॉइंट इसका क्या है तो अगला पॉइंट है निगम द्वारा राज्य में देश की प्रथम संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मध्य प्रदेश विंग फार्म्स लिमिटेड का गठन किया गया है, ठीक है। और वैकल्पिक ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना जो है की गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, क्योंकि जो सूर्य है ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि कभी समाप्त नहीं होगा और इससे लगातार हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो इसके थ्रू जो सौर ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है मानव जीवन के लिए, क्योंकि यदि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो इससे जो है वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा कि मनुष्य की ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की नवीन जो है असीम संभावनाएं हैं और वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा
ऊर्जा उत्पादन में जो है कितना स्थान है, कौन सा, तो चौथा स्थान है। तथा राज्य की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 1116.64 मेगावाट है। और अगला इसका पॉइंट है, मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 में लागू की गई है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जो है इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 80 किलोवाट है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में स्थापित किया गया है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 750 मेगावाट है। और यह राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की जा रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का प्रथम सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जो है स्थित है। और इसके बाद इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कि जो सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो है इंदौर में। ठीक है, इसके बाद भारत में सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। और यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है, यानी कि इससे पर्यावरण की हानि नहीं होती है। और ये क्या है, एक प्रमुख रूप से सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, पवन से चूँकि ये प्राप्त होती है, हवाएं जब चलती हैं तो पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और उसके थ्रू जो है विद्युत जनरेट की जाती है। ठीक है, और वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है। और पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना जो है कहाँ की गई है, तो इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़, आगरमालवा आदि जिलों में की गई है। इसके बाद राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 15 मेगावाट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जो है रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। और राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के मामट खेड़ा में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बरेछा में स्थित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 99.5 मेगावाट है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है, 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। तो अगला पॉइंट है, दिसंबर 2017 के अंत तक पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, यानी कि 2017 के डेटा के अनुसार 5वां स्थान था। और राज्य की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2497.79 मेगावाट है। ठीक है, इसके बाद बायोमास ऊर्जा, जो बायोमास ऊर्जा है ये देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बायोमास ऊर्जा जो है ये विभिन्न स्रोत, वन, कृषि, पशु तथा अन्य बायो अपशिष्ट को ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इसका उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में वर्ष 2004-05 से दिसंबर 2017 तक कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के बायोमास पर आधारित संयंत्र जो है स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बाद जो है आगे धार जिले के खेड़ा में जो है 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया है। जबकि इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोमास संयंत्र की स्थापना की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कटवा में अपशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा इंदौर के कबीट खेड़ी में स्थापित किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं अगला। तो अगला है मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन के समक्ष समस्याएं क्या है, यानी कि जो ऊर्जा प्रबंधन जो है एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या ऐसी समस्याएं आती हैं ऊर्जा को प्रबंधित करने में। ठीक है, तो पहला है पारेषण और वितरण में हानि, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के केंद्रों से ग्रिड तक जो है तथा ग्रिड से घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा पहुंचाने के दौरान होने वाली हानि को पारेषण
और वितरण हानि कहते हैं, यानी कि जो जब सप्लाई किया जाता है बिजली का, चाहे उद्योगों में है या घरों में, तो वहाँ पर जो ऊर्जा की हानि होती है तो उसे पारेषण या फिर वितरण हानि कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन का करीबन जो है तकरीबन 40% पारेषण और वितरण हानि में चला जाता है, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन कंपनियां भी घाटा उठाती हैं। इसके बाद है नवीन तकनीक का अभाव। नवीन तकनीक का अभाव होने के कारण वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में औद्योगिक और घरेलू स्तर पर जिन तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तकनीक पुरानी है तथा उनमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। जैसे उदाहरणतः परंपरागत बल्ब अधिक विद्युत का उपयोग करना है, साथ ही उससे CO2 का उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, जबकि CFL और LED बल्ब परंपरागत बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पर्यावरण हितैषी भी होता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गाँवों में जो है ज़्यादातर आज भी देखने को मिलता है कि वो जो बल्ब जो पुराने समय में चलते थे पीले पीले जलते हैं, वो बल्ब का यूज जो है आज भी गांवों में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। उनकी तुलना में यदि LED और CFL का यूज किया जाए तो ये कम ऊर्जा जो है क्या करते हैं खपत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश भी देते हैं। तो आवश्यकता क्या है, तो नवीन तकनीकों को अपनाने की है। नवीन जो बल्ब आए हैं CFL LED उनको अपनाना चाहिए, जिससे क्या है ऊर्जा की भी बचत होगी और जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। ठीक है। नवीन तकनीक का अभाव जो है, वर्तमान समय में ऊर्जा दक्ष जिन तकनीकों का विकास हुआ है वे अपेक्षाकृत महंगी है और मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। इनके लिए उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, यानी कि जो नवीन तकनीकें आजकल डेवलप हो रही हैं नई नई, उनका अभाव कई बार देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन वगैरह ही है तो जो है क्या होता है कि वो उपलब्ध नहीं हो पाती, कई बार महंगी होने के कारण चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है ऊर्जा प्रबंधन के समय पर। और अगला है जागरूकता का अभाव। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के प्रति जन जागरूकता का अभाव भी ऊर्जा प्रबंधन में एक प्रमुख चुनौती है। सड़कों पर जो बढ़ती हुई कारों और 2 पहिया वाहनों की संख्या तथा घर में बिजली का फिजूल खर्च इसके उदाहरण है, जबकि ऊर्जा के इन दोनों संसाधनों की मध्य प्रदेश में कमी है। यानी कि जो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी चीज़ों की लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो वाहन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा इससे जो फिजूल जो क्या होता है पेट्रोल डीजल ज़्यादा इसमें यूज में लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। ठीक है। और क्या होता है कि कई बार देखने में आता है कि घरों में लोग फालतू में ही बिजली के उपकरण जो है चालू रखते हैं, यदि वाले वो ना रहें घर में तो भी, तो ऐसे में क्या होता है कि बिजली की भी ज़्यादा खपत होती है। ठीक है। तो इससे भी प्रदूषण होता है और ज़्यादा से ज़्यादा भार आता है ऊर्जा ज़रूरतों में। ठीक है। और अगला पॉइंट है 5वां, नवीन तकनीकों में वित्तीय जोखिम। ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में जिन तकनीकी का विकास किया जा रहा है उसके संबंध में गुणवत्ता और जीवन काल को लेकर संदेह है। इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र वित्तीय जोखिम को आधार बनाकर नई तकनीकों से अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो भी नई तकनीकें आ रही हैं धीरे धीरे, तो उनमें कई बार देखने को मिलता है कि लोग डरते हैं उन तकनीकों को अपनाने से, कि इस वजह से कि कहीं इसमें ज़्यादा जोखिम है, ज़्यादा खर्च लगेगा और ये कहीं ख़राब ना हो जाए। इन सभी डर की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में हो या फिर घरेलू क्षेत्र में लोग इन सभी नई तकनीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में। इसके बाद है अगला पॉइंट, विद्युत चोरी। प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में विद्युत चोरी भी की जाती है, जिसके कारण वितरण व प्रबंधन में चुनौती उत्पन्न होती है। यानी कि कई बार देखने को मिलता है कि चाहे गांव हो या फिर शहर, कई लोग जो है अपना कटिया फंसाकर या फिर जो लकड़ी के माध्यम से बिजली की चोरी करते हैं, जिससे जो यदि जितनी सप्लाई जो है हो रही है विद्युत की, बनती है जितनी विद्युत, और सप्लाई में जो है अलग अलग जो है डिमांड और सप्लाई में अंतर देखने को मिलता है, तो इससे क्या होता है कई बार सरकारों को या कंपनियों को जो है घाटा मिलता है, क्योंकि चोरी कर ली जाती है जब विद्युत, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि पैसे नहीं मिल पाते और नतीजन जो है बिजली कंपनियों को क्या है अपना जो है चार्ज बढ़ाना पड़ता है प्रति यूनिट के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों, प्रमुख रूप से पवन, सौर, बायोमास और लघु ऊर्जा को प्रोत्साहित जो है किया जा रहा है। तो पहला है नई पवन ऊर्जा परियोजना नीति, जो कि 31 जनवरी 2012 को स्वीकृत की गई थी और इसका उद्देश्य प्रदेश में कुल
1200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है। और अगला है नई नीति में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन एवं विकास की प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है नई सौर ऊर्जा नीति 2012। इसमें जो है पहला पॉइंट है 10 जुलाई 2012 को ये स्वीकृत की गई थी। और नई नीति में विद्युत शुल्क एवं उपकर में 10% तक का छूट, परियोजना को उद्योग का दर्जा दिए जाने और मूल्यानुसार कर एवं एंट्री टैक्स में नियम अनुसार छूट तथा निजी भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 50% तक की छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं नई सौर ऊर्जा नीति में। और 200 मेगावाट लगभग 200 मेगावाट क्षमता के 4 सोलर पार्कों की स्थापना पीपीपी मोड में जो की जा रही है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में की जा रही है, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसका, परियोजना की स्थापना राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, राष्ट्रीय बायोमास विकास कार्यक्रम। यह योजना भारत सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और योजना के उद्देश्य घरेलू ईंधन, उच्च गुणवत्ता की खाद उपलब्ध कराने एवं घरों में रोशनी उत्पन्न करने हेतु गोबर गैस पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना है, ठीक है। इसके बाद इंदिरा किसान ज्योति योजना, इसमें है जो है मध्य प्रदेश में 10 हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत बिल की राशि को आधा करने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदिरा किसान ज्योति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि कमलनाथ सरकार के द्वारा जब बनी थी कांग्रेस की सरकार तो उस समय पर ये स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इस योजना को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था, ठीक है। और इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 7 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना जो है उनको स्वीकृति प्रदान की गई। और इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में 25 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। और इसके बाद इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1000 वाट तक के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को 100 यूनिट तक की विद्युत खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल देय होता था, ठीक है। इसके बाद है सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 22 दिसंबर 2017 से मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन जो है प्रदान किया गया। इसके बाद अगला है उजाला योजना। उजाला योजना मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जो है 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्ब जो है इनका वितरण किया जा रहा है, ताकि सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा की बचत की जा सके, जिसके लिए गांवों में हो या शहरों में सस्ते दामों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एलईडी बल्बों का जो है उपयोग किया जा सके और ऊर्जा ज़रूरतों को कम किया जा सके, ठीक है, ऊर्जा खपत को कम किया जा सके। और इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है, ठीक है। और अगला है दीन बंधु योजना, जो कि लास्ट ये पॉइंट है इस वीडियो का। तो अगला पॉइंट इसमें है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के संबंध में 30 जून 2013 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। मतलब कि इसके माध्यम से भी कई योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसके माध्यम से क्या है कि सरकार का प्रयास है कि ऊर्जा ज़रूरतों को जो है कम पूरा किया जा सके और ऊर्जा खपत को कम किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने ऊर्जा से संबंधित चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखा कि ऊर्जा की ज़रूरतें जो है किस प्रकार से सरकार के लेवल पे या सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं, ये सभी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा। तो ये वीडियो आपको जो है MPPSC मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 3 नंबर हो या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। अब मिलेंगे हम फ्रेंड्स अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस के। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।